देश में जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, डीएमके और आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी इस मांग को जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग उठाते हुए एक नया फार्मूला सुझाया है। अगर यह फार्मूला चल गया तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी खेमे में फिर से एक तरह का मोह पैदा होगा। राहुल गांधी ने सुझाया है कि सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़े उजागर करे और जो जाति जितनी संख्या में है आरक्षण में उसकी उतनी ही भागीदारी तय की जाए। पहले कर्नाटक दौरे के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा था, एक बार इसे सुन लीजिए। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो यह तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। ಆದ್ರೆ ತಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। तो मोदी जी कास्ट सेंसस का डेटा आप रिलीज कीजिए, देश की जनता को पता लग जाए देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। ಮೋದಿಜಿ ಅವರೇ, ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ओबीसी एससी एसटी ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। अब देश में फिलहाल सामान्य तौर पर ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण हासिल है। हालांकि कुछ राज्य इसे अपने हिसाब से कम और ज्यादा करते रहते हैं, खासकर ओबीसी वाले हिस्से को तो कुछ राज्य इसे इसी तरह से लागू करते हैं। और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर जातिगत जनगणना है क्या, इसकी मांग क्यों की जा रही है, जातिगत जनगणना का अर्थ क्या है। जनगणना की कवायद में भारत की जनसंख्या का जातिवार सारणीकरण शामिल करना। भारत ने केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के यानी साल 2051 से 2011 तक जातिगत आंकड़ों को गिना और प्रकाशित किया। यह धर्मों, भाषा और सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित डेटा भी प्रकाशित करता है। आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में की गई थी, जिसका डेटा 92 साल पुराना है। मौजूदा समय में सभी जातिगत आंकड़ों को इसके आधार पर पेश किया जाता है। 2011 की जनगणना के लिए जाति के आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन डेटा को, जितने भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, उस डेटा को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। लिहाजा जाति आधारित दल अब देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा, यह आवाज सबसे ज्यादा बिहार से आ रही है और देश में बिहार से लेकर महाराष्ट्र और अब दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भी जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठी। पिछले हफ्ते तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने भी राज्य विधानसभा में केंद्र के दशकीय जनगणना के साथ साथ व्यापक जातिगत जनगणना कराने का भी आग्रह किया था। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने फरवरी में मांग की थी कि राज्य में बीजेपी शिवसेना सरकार को बिहार जैसा जाति आधारित सर्वे कराना चाहिए। पिछले साल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए इसे एक आवश्यकता बताते हुए जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने के लिए, केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद में है, क्योंकि मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए रजामंद नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिख दिया है।
उनके इस पत्र के बाद जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है और पिछले दिनों दिल्ली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और फिर बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात क्यों हुई? 2024 में विपक्षी एकजुटता को कैसे मजबूत किया जाए और इसके साथ ही जातिगत जनगणना के लिए विपक्ष को एकजुट करने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अब मध्य प्रदेश चलते हैं आपको, क्योंकि बिहार में मांग हो रही है, दक्षिण में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? तो मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी जातिगत जनगणना की मांग उठा दी है। एक बार पहले इनकी बात सुन लीजिए। 2011-12 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार देश में थी, तब हमने जातिगत जनगणना का काम शुरू किया और ऑलमोस्ट जनगणना पूरी हो चुकी थी। खाली आंकड़े रिलीज करने का काम बाकी था। इसके बाद सरकार पलट गई, सरकार दूसरी सरकार आ गई। पिछले 10 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं और लगातार पिछड़ों की बात जरूर करते हैं। जो भी बात होती सिर्फ जमानी जमाखर शुगर खत्म हो जाती है। अब प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी जो आजकल हमारे गृह मंत्री हैं, कि आपने 9 साल की आपकी सरकार देश में हो गई है, पिछड़ों के लिए आपने क्या क्या जानना चाहते हैं? जो हमने किया था 2012-13 में, उस पर भी आप रोक लगाए बैठे। तो मेहरबानी करके जो जातिगत जनगणना की आधारशिला, जिसकी शुरुआत माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल जी और हमारी सरकार मनमोहन सरकार ने शुरू की थी, उसके आंकड़े रिलीज करने में आपको क्या समस्या है? दूसरा, जो 50% आरक्षण का कैप आपने पिछड़ों को लगा रखा है, उसको समाप्त करने में आपको क्या रुचि? तो हम सब ये माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आप जातिगत जनगणना के आंकड़े कब रिलीज करेंगे? तो 50% का कैप आपने लगा रखा, उसको समाप्त करने के लिए क्या आप करने वाले हैं? और देश के पिछड़ों की जिसकी आबादी 56% से ज्यादा है, उन पिछड़ों के लिए आपका क्या एजेंडा है आने वाले समय में, दिनों में? ये मेहरबानी करके देश के पिछड़ों को बताएं। 2011 का जो कांग्रेस सरकार के टाइम में सर्वे जाति जनगणना जो कराया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है, उसको तत्काल पब्लिश करे। सबसे पहले हम सब की पूरे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और हम समझते हैं कि सभी वर्ग की ये डिमांड है कि हमारे देश में किस वर्ग की कितनी आबादी है, ये जानना हम सबका अधिकार है। हालांकि बीजेपी जातिगत जनगणना की विपक्षी दलों की मांग पर चुप है। राजनीतिक रूप से बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले अपने हिंदुत्व अभियान के लिए जातिगत जनगणना को एक संभावित चुनौती मानती है और बीजेपी को डर है कि अगर देश में जातिगत जनगणना होती है तो हिंदुत्व का मुद्दा भौतरा हो जाएगा। सुनिए। देखो, कांग्रेस के पास झूठ बोलने और समाज को बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं है। 6 दशक तक कांग्रेस सरकार में रही, किसने रोका था जातिगत जनगणना कराने से? क्यों नहीं कराई? इस सवाल का क्या जवाब है? कुल मिलाके अनरेस्ट पैदा करना, समाज के भीतर भेदभाव पैदा करना, समाज में जो है खाई डालना, यही कांग्रेस का काम है। बांटो और राज करो। लेकिन अब आपके बंटवारे की राजनीति को समाज समझ चुका है। आपकी इस प्रवृत्ति से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जातिगत जनगणना करानी है या नहीं करानी है, इस पर सभी समाजों को, सभी समाज के जिम्मेदार लोगों को, राजनीतिक दलों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए। इसके नफा क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन कांग्रेस की आदत क्या है? शिगुफा छोड़ना, समाज में विद्वेष पैदा करना, ये उसकी आदत बन गई है। लेकिन समाज में अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की काट की आंधी चढ़ चुकी है, समाप्त हो चुकी है, दोबारा चढ़ नहीं सकती। अब इसे ऐसे समझते हैं कि अगर जातिगत जनगणना की मांग देश में मान ली गई तो पूरा जातिगत आरक्षण का ढांचा ही बदल जाएगा।
मंडल कमीशन और जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर देश में ओबीसी 52 यानी कि 52% है। अनुसूचित जाति 16.6% है और अनुसूचित जनजाति 8.6% है। अगर विपक्ष की मांग मान ली जाए तो देश में सबसे अधिक 52 यानी कि 52% आरक्षण ओबीसी को चला जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति को 16.6% चला जाएगा और अनुसूचित जनजाति को 8.6% आरक्षण हो जाएगा। अगर सभी को मिला दिया जाए तो यह आरक्षण हो जाता है 77.2%। सिर्फ ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, बाकी जनरल कैटेगरी यानी कि सवर्ण आएंगे। और ऐसे में सवाल आखिर जनरल कैटेगरी का यह है या सामान्य वर्ग के लिए क्या होगा, यह अपने आप में सोचने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था और की है और वो व्यवस्था क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की है कि भाई जो गरीब सवर्ण है उनको भी 10% आरक्षण दे दिया जाए। तो अगर गरीब सवर्णों को 10% जोड़ दिया जाए, 77 और 10 87% आरक्षण हो जाता है। तो जब 87% आरक्षण हो जाएगा तो बाकी का क्या होगा? क्या इस देश में एक नई बहस शुरू हो जाएगी? अब अगर विपक्षी दल आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले यह मुद्दा अगर बहुत ही गंभीरता और जोर शोर से उठा लेते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र में बैठी सरकार के लिए परेशानी हो जाएगी। और अगर आपने अभी सुना जैसे कि खुद अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, कमलेश्वर पटेल कुर्मी हैं, अरुण यादव हैं, तो अगर ये मांग उठा रहे हैं तो आप समझिए कि ये दोनों मांग नहीं उठा रहे बल्कि ये लाइन दिल्ली की है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे अपने मैनिफेस्टो में यानी कि घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी, एक संकेत देने की कोशिश करेगी और वो संकेत बीजेपी को परेशान कर सकता है। चलिए आगे